नमस्कार, सत्यहिंदी.com में आपका स्वागत है। मैं हूं मुकेश कुमार। दोस्तों, रामदेव ने अपना बयान वापस ले लिया है और लेकिन आईएमए ने अपना कदम पीछे नहीं खींचा है, बल्कि वो अभी लड़ाई के मूड में है। उसने कहा है एफआईआर दायर करेंगे और कोर्ट में भी जाएंगे। तो ये लड़ाई तो अपनी जगह चलती रहेगी, लेकिन इस पूरी लड़ाई के दौरान कुछ सवाल उठे हैं जिन पर गंभीरता के साथ चर्चा करना बहुत जरूरी है। सवाल ये है कि आखिरकार रामदेव चाहते क्या हैं? क्या वो चाहते हैं कि एलोपैथिक चिकित्सा को बंद कर दिया जाए और पूरा देश कोरोनिल के भरोसे कोरोना महामारी का मुकाबला करे? क्या वो चाहते हैं कि तमाम एलोपैथिक डॉक्टरों को कोरोना मरीजों के उपचार से हटा लिया जाए और उनका इलाज स्वयंभू वैद्य करें, झोला छाप डॉक्टर करें? क्या वे चाहते हैं कि देश भर के उन तमाम अस्पतालों को बंद कर दिया जाए जहां एलोपैथिक चिकित्सा के आधार पर सेवाएं दी जा रही हैं? अगर वे ये सोचते हैं तो ये देश का दुर्भाग्य है। लेकिन इससे भी बड़ा दुर्भाग्य ये है कि इस देश की सरकार भी लगता है इसी अंदाज में सोच रही है। भले ही उसने रामदेव पर दबाव बनाया और उनसे उनका बयान वापस दिलवा लिया, लेकिन उसने रामदेव के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की है। उनको रोकने की कोई कोशिश उसकी तरफ से नहीं दिखी है, बल्कि उसके तरफ से उसे बढ़ावे मिल रहे हैं, जिससे ऐसा लग रहा है कि रामदेव बेलगाम होते जा रहे हैं। इस बयान को वापस लेने के बाद भी रामदेव के तेवर ढीले नहीं पड़े। यही नहीं, बीजेपी की राज्य सरकारें भी जैसे रामदेव की राह पर चल रही हैं। हरियाणा सरकार ने ऐलान किया है कि वो प्रदेश में 1 लाख कोरोनिल किट बांटेगी। आधा पैसा सरकार देगी, आधा पैसा रामदेव की कंपनी देगी। और कोई हैरत की बात नहीं होगी कि कल को दूसरे राज्यों की सरकारें भी यही करते नजर आए। तो आज हम इस मुद्दे पर बात करेंगे कि रामदेव जिस तरह से बेलगाम हो गए हैं, वो क्यों हो गए हैं, क्या कारण है उसकी वजह से, और उसका पूरा असर हमारी स्वास्थ्य चिंतन पर, स्वास्थ्य तंत्र पर क्या पड़ सकता है। तो इस मुद्दे पर, गंभीर मुद्दे पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ कई बहुत ही विशिष्ट मेहमान जुड़ चुके हैं। हमारे साथ बहुत ही वरिष्ठ पत्रकार एनके सिंह जी जुड़े हुए हैं, लखनऊ से शरद प्रधान जी जुड़े हुए हैं, बीजेपी के वरिष्ठ नेता नरेंद्र तनेजा जुड़े हुए हैं। हमारे साथ जाने माने आयुर्वेदाचार्य डॉक्टर अच्युत कुमार त्रिपाठी भी जुड़ चुके हैं। डॉक्टर अच्युत त्रिपाठी आयुर्वेदाचार्य हैं, आयुष मंत्रालय से भी उनका नाता है और वो आयुर्वेद की शिक्षा भी देते हैं। हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार रेणु मित्तल भी जुड़ गई हैं। तो मैं आप सब मेहमानों का स्वागत करता हूं और चर्चा की शुरुआत के लिए एनके सिंह जी के पास आता हूं। सिंह साहब, ये हम अगर अतीत को भूल भी जाएं तो पिछले 1 साल से हम लगातार देख रहे हैं कि रामदेव कोरोनिल को पूरे देश पर थोपने पर आमादा है। पहले उन्होंने एक बार लॉन्च किया, उसके बाद उसकी पोल पट्टी खुली, उस पर ऑब्जेक्शन उठे, तो वो थोड़ा धीमे पड़ गए, लेकिन कोरोनिल बनाना और बेचना बंद नहीं किया। इसके बाद फिर वो 6-8 महीने बाद आ गए और इस बार उनके साथ 2 केंद्रीय मंत्री भी खड़े थे उनकी दवा को, सो कॉल्ड दवा को लॉन्च करने के लिए। कोई प्रमाण अभी तक नहीं मिला है। सिर्फ जो मिला है उन्हें परमिशन, वो एक फूड सप्लीमेंट के रूप में मिला है, लेकिन वो धड़ल्ले से बेच रहे हैं और हरियाणा सरकार भी अब उसको डिस्ट्रीब्यूट करने जा रही है। ये क्या कहता है ये सब? एक तरफ सरकार कोई रोक टोक लगाने की कोशिश नहीं कर रही, बल्कि उसको बढ़ावा दे रही है। दूसरी तरफ हम देख रहे हैं कि रामदेव के भी हौसले बुलंद हैं। देखिए, रामदेव के स्टेटमेंट को इंटेलेक्चुअल लेवल पर डिस्कस करने का कोई मतलब नहीं है। हम लोग की मानसिक दिवालियापन माना जाएगा कि रामदेव के स्टेटमेंट को हम लोग इस लेवल पर डिस्कस करें और उसके प्यूटेटिव वैल्यू को, उसके साइंटिफिक एस्पेक्ट को देखें, क्योंकि रामदेव का शिक्षा लिमिटेड है और रामदेव से हम एलोपैथी के बारे में या आइंस्टीन के थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी के बारे में थोड़ा डिस्कस करेंगे। इसलिए एक व्यक्ति का स्टेटमेंट है, बहुत मुझे नहीं लगता कि उसको देना चाहिए। लेकिन टेलीविजन के जमाने में मदारी के कर्तव्य को अगर राज्य का परिचय मिल जाए तो उसे योग नहीं कहते। लेकिन एक बात जरूर है कि रामदेव ने योग पॉपुलराइज किया और खास करके योग का एक एस्पेक्ट जो कि
गौण एस्पेक्ट है, मतलब उतना प्रबल नहीं है, लेकिन योग बहुत बड़ी चीज है। क्योंकि मैं फिलॉसफी का स्टूडेंट हूं, तो योग एक बड़ी चीज है, और उसमें ये जो पार्ट है हठ योग का, वो थोड़ा सा ही होता है। लेकिन खैर, भारत में उससे स्वास्थ्य बेहतर हो, अगर रामदेव एक प्रतीक है तो उसमें बुराई नहीं है। जहां तक आयुर्वेदिक और एलोपैथी को ब्लेंड करने का, एक तो रामदेव को समझ जाना चाहिए, 1900, आज से 100 साल पहले 1920 में लाइफ एक्सपेक्टेंसी 22 थी, 22। आप समझ सकते हैं, 22 आजादी मिली तो हमारी लाइफ एक्सपेक्टेंसी 33 साल थी। आज हमारी लाइफ एक्सपेक्टेंसी 69 ईयर्स है। हम 3 गुना ज्यादा जी रहे हैं 100 साल में, और सिर्फ इसलिए कि मेडिकल साइंस का वो था, और उसके साथ वैक्सीन आए, दवाएं आए, डॉक्टर्स आए, एलोपैथी आई, लिहाजा हम जीने लगे। हमारे बच्चे 1000 में 355 बच्चे 100 साल पहले मरते थे, आज सिर्फ 32 मर रहे हैं। 12 गुने का अंतर लगभग है। आप सोचिए कि हमारे वो नौनिहाल जो कि 5 बसंत नहीं देख पाते थे और मर जाते थे, ये मेडिकल साइंस का कमाल है जिसकी वजह से ये हुआ है। लिहाजा रामदेव क्या कह रहे हैं ये इंपॉर्टेंट नहीं है। रामदेव एलोपैथी को खारिज कर देंगे तो एलोपैथी नहीं खारिज हो जाती है। दूसरा ये है कि योग को रामदेव से जोड़ के ना देखिए। मुझे याद आता है, अंग्रेज हुकूमत ने 1921 से इन दोनों को ब्लेंड करने का या आयुर्वेदिक इवेल्युएशन प्रोसेस को साइंटिफिक करने का एक लगातार सीरीज किया। आप ताजुब करेंगे कि 1946 में, अभी भारत को आजादी नहीं मिली थी, उस समय चोपड़ा कमेटी बनाई गई कि इवेलुएट करे कि आयुर्वेदिक क्या है और इसको कैसे हम लोग साइंटिफिक वो टेम्पर देके और इसको इस्टेब्लिश करें। उसके बाद नेहरू आते हैं 1958 में, डॉक्टर उडप्पा के सदारत में, जो कि दुनिया के बड़े साइंटिस्टों में एक हुए और बीएचयू के डायरेक्टर रहे हैं, एम्स, अब तो एम्स नहीं, उस समय इंडियन मेडिकल साइंसेस था उसका नाम, और मैंने उनको देखा है, उनसे बात किया है। वो व्यक्ति आयुर्वेद से आया था और उसका अपॉइंटमेंट नहीं हो रहा था बीएचयू में, जबकि वर्ल्ड के साइंटिस्ट उसको वन ऑफ द फाइनेस्ट सर्जन्स मानते थे। और आप ताजुब करेंगे कि जब वहां से फिर वो चले गए विदेश, फिर उनको नेहरू ने बुलाया और उनको नौकरी दी। उसके बाद बीएचयू में उनको डायरेक्टर बना के, और डॉक्टर उडप्पा, जो कि एलोपैथी से उन्होंने किया था, और सर्जरी में वो, मॉडर्न सर्जरी में वो एक मकाम हासिल किए। तो इशू ये है, और मैं पढ़ रहा था, चरक संहिता पढ़ रहा था, तो मैंने देखा डिडक्टिव साइंस होता क्या है। पहले तो हम ये बता दें, आपके व्यूवर्स को शायद ये जानना बेहतर होगा, साइंटिफिक नॉलेज होती क्या है। इट इज दैट डिपार्टमेंट ऑफ ह्यूमन नॉलेज वेयर देयर इज एन इनबिल्ट कैपेसिटी टू फॉल्सिफाई इट्स प्रेमाइसेस। ये इसकी परिभाषा होती है कि ये वो ज्ञान है, ये ज्ञान की वह विधा है साइंस, जिसमें कि अपने तर्क वाक्यों को गलत सिद्ध करने की इनबिल्ट क्षमता होती है। मान लीजिए कि मैंने कहा कि कल शाम को शंकर भगवान मेरे सपने में आए थे और उन्होंने कहा कि सबको अचार और दही खिला दो, कोरोना ठीक हो जाएगा। ये साइंटिफिक नॉलेज नहीं हो सकता, क्योंकि इसको हम गलत ठहरा ही नहीं सकते। शंकर भगवान मेरे पास आए थे, मुकेश जी के पास तो गए नहीं थे, न तो शरद जी के पास गए थे, तनेजा साहब के पास भी नहीं गए थे। लिहाजा इस प्रेमाइस को, ये लॉजिकल प्रेमाइस सही नहीं है। लिहाजा यही बात सही है कि साइंस जो डेवलप होती है वो डिडक्टिव इंडक्टिव लॉजिक के प्रोसेस से डेवलप होती है। बहुत सारे हम चीजें फैक्ट लेते हैं, उन फैक्ट से जनरलाइज करते हैं, उसके बाद हाइपोथेसिस, फिर थ्योरी बनती है। ये साइंटिफिक नॉलेज होता है। आयुर्वेद, मैं चरक संहिता का पढ़ रहा था, पहला चैप्टर का थोड़ा लंबा हो रहा है, थोड़ा लंबा हो रहा है जी, ये सीरियस है मामला। उसमें भी लिखा है कि नहीं, हमारे लिए अनुमान, इसमें शब्द है संस्कृत का अनुमान, ये इसी डिडक्टिव इंडक्टिव प्रोसेस पे ही चलता है। तो वो उस समय था। आज मजबूरी यह है कि पिछले 1000 साल से आयुर्वेदिक ज्ञान हमारा लॉजिकल नहीं रहा। अगर इसको हम लॉजिकल, अगर इन्हीं के कहने से बना ले,
एक ब्लेंड की जरूरत है, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन चूंकि धाराएं जो बेसिक थ्योरी है दोनों की अलग अलग है, इसलिए नेहरू ने डॉक्टर उडप्पा कमेटी की 1950 की रिपोर्ट ये कह के खारिज किया कि भाई ब्लेंडिंग नहीं हो सकती, सेपरेट तो हम इसको डेवलप कर सकते हैं, क्योंकि उसमें डिमांड ये की गई थी कि फार्माकोलॉजी और एनाटॉमी ये हम मेडिकल साइंस से लेंगे। तो उन्होंने कहा कि नहीं, अगर आपको फार्माकोलॉजी एनाटॉमी ही नहीं मालूम है, जैसे वैद्य जी बैठे हैं ये हमें ज्यादा क्लियर करेंगे, एनाटॉमी, ह्यूमन एनाटॉमी अगर आपको नहीं मालूम तो आप इलाज किस बात का करेंगे। तो मुझे लगता है 1000 साल में आयुर्वेदिक उस वहां चला गया जहां से इसको उठाने के लिए हमें मैसिव फंडिंग और मैसिव साइंटिफिक थिंकिंग की जरूरत पड़ेगी, तभी ये उठ पाएगा। लेकिन आयुर्वेद एक साइंस है, लेकिन रामदेव अगर एलोपैथी को कुछ कहते हैं तो एक घटिया मजाक है जिसको इग्नोर कर देना चाहिए। जी शरद जी, मैं तनेजा जी के पास जाऊंगा, लेकिन पहले आपसे बात करना चाहता हूं कि हम योग पर क्वेश्चन नहीं कर रहे हैं, हम आयुर्वेद पर भी क्वेश्चन नहीं कर रहे हैं। हम ये चाहते जितनी भी ऐसी चिकित्सा पद्धति हैं वो वैज्ञानिक आधार पर और डेवलप करें और उनका इस्तेमाल मानव समाज करे, ये अच्छी बात है। लेकिन जब आयुर्वेद को एक सरकार और एक विचारधारा और एक पार्टी इस तरह से डील करती है जैसे कोई ये अंधविश्वास जैसी चीज हो। अब कोरोनिल, इस सरकार ने कोरोनिल को खारिज करने में अभी तक कोई इच्छा शक्ति नहीं दिखाई है। मतलब आप दो मंत्री जब इस तरह से उसको लॉन्चिंग में खड़े होते हैं साथ में, तो उससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि आयुर्वेद के प्रति उनमें प्रेम तो दिखता है। उसको उन्होंने हिंदुत्व से भी जोड़ लिया, राष्ट्रवाद से भी जोड़ दिया, लेकिन आयुर्वेद को की मान्यता हो, उसकी प्रामाणिकता हो, इस दिशा में कोई ठोस प्रयास नहीं कर रहे हैं। और अब ये जो कुछ प्रसंग जिस प्रकरण पर हम बात कर रहे हैं वो एक बार फिर से साबित करता है कि सरकार की दृष्टि में ही कहीं गड़बड़ है। अनम्यूट कर लीजिए, अनम्यूट कर लीजिए। सॉरी, ये नहीं, अनम्यूट तो है जी, अब हो गया, हो गया, आप बोलिए। अब आ गया, अब आ रही है। देखिए, इसमें ना तो उद्देश्य है इनका, ना सरकार का ये उद्देश्य है कि इसको कोई साइंटिफिक अमली जामा पहनाया जाए आयुर्वेद को, ना ही किसी सरकार ने आयुर्वेद को रियल सेंस में उसको जो फिर से रिवाइव करने का कोई एफर्ट किया है। और रामदेव से एक्सपेक्ट करना तो बिल्कुल ही मुझे लगता है बेवकूफी की बात है, क्योंकि रामदेव ने प्रूव कर दिया है अपने एक्शन से और अपने जिस तरीके से उन्होंने काम कारनामे करे हैं कि उनका ऑब्जेक्टिव शुद्ध 100% नोट कमाने का है, कमर्शियल ऑब्जेक्टिव है। जब रामदेव आए थे, जैसा इन्होंने एनके सिंह साहब ने कहा, बहुत अच्छी बात है कि योगा के एक्सपर्ट थे और उसके लिए उन्होंने बड़ा प्रोपेगेट किया, लेकिन उस योगा को इस्तेमाल करके एक अपने कमर्शियल वेंचर को प्रमोट करना कोई उनसे सीखे। उन्होंने अपनी क्रेडिबिलिटी बनाई योग की वजह से और फिर उसको इस्तेमाल किया। एक बहुत बड़ा जो एक बहुत बड़ी कंपनी, एक सहारा ने इस तरीके का एक प्रोजेक्ट स्टार्ट किया था कंज्यूमर प्रोडक्ट्स का, जिसमें वो फेल हो गए थे क्योंकि वो क्रेडिबिलिटी नहीं थी। ये रामदेव ने अपनी योग की क्रेडिबिलिटी का इस्तेमाल किया उसी तरीके के कंज्यूमर प्रोडक्ट्स लॉन्च करके जिसमें वो फेल हो चुकी थी कंपनी। और क्योंकि इनकी अपनी ब्रांडिंग थी एज अ योगा एक्सपर्ट, तो इन्होंने दुनिया के प्रोडक्ट्स उसी तरीके से आनंद फानंद में करे, और वही आउटसोर्सिंग जिसको वो कंडेम किया करते थे, वही ब्लैक मनी का पंपिंग जिसके बारे में वो बहुत बातें किया करते थे और लोगों को इंप्रेस करते थे। एक जमाने में हम भी बड़े इंप्रेस थे कि भाई वाकई में क्या बात करते हैं ये, कि काला धन जो है हम लाएंगे, ये बहुत बात करते थे काले धन की। लेकिन तब मुझे पहली बार देखा मैंने कि ये बात तो काले धन की करते हैं, लेकिन जिस शहर में जाते हैं तो शहर का जो सबसे बड़ा काला धन का व्यापारी होता है उसके घर में रुकते हैं। तो इस सब चीजों से एस्टैब्लिश हो गया कि ये भी वैसे ही हैं, एक जो आडंबर रचाना और शरद जी, पैसा बनाने का। तो इनको मैं थोड़ी सी बात कह दूं। हाँ, बोलिए। मैं सवाल ये कर रहा था कि ऐसे रामदेव तो देश में बहुत सारे होंगे जो इस तरह से पैसा बनाना चाहते हैं, लेकिन कुछ रामदेव को सरकार का समर्थन मिल जाता है, सरकार उनके कंधे पर, पार्टियां उनके सिर पर और पीठ पर हाथ रख
देती हैं, तो वो इस तरह से उठ खड़े होते। नहीं तो बल्कि ये देखिए, पहले योग की क्रेडिबिलिटी का लगता है शरद। मेरी आवाज आ रही है? मेरी आवाज आ रही है? जी आ रही है। मैं कह रहा हूँ आ कि रही है। पहले तो योग का इस्तेमाल किया अपने कमर्शियल प्रोजेक्ट के लिए। उसके बाद जब इन्होंने सरकार से एक्सेस डेवलप कर ली, सरकार को किसी तरीके से ये इंप्रेस करके उसको हिंदुत्व से जोड़ दिया, अपने योग की नॉलेज को और आयुर्वेदिक काम के कमर्शियल वेंचर को इन्होंने ऐसा उसको मतलब बड़े जबरदस्त मार्केटिंग है भाई उनकी, कमाल की, जो अच्छे अच्छे बिजनेसमैन नहीं कर पाए, उसका इन्होंने भरपूर इस्तेमाल किया। और मुझे लगता है कुछ तो सरकार में लोग ट्रैप में आ गए होंगे। और कुछ एक चीज और भी बता दूं आपको, इररिस्पेक्टिव ऑफ पॉलिटिकल पार्टी, बहुत से पॉलिटिशियंस का इनके यहाँ काला धन भी लगा होगा। ये इसी तरीके से वेंचर्स चलते हैं इस तरीके के, क्योंकि तमाम यहाँ काले धन की कोई कमी नहीं इस देश में। करप्ट पॉलिटिशियंस, करप्ट ब्यूरोक्रेट्स, करप्ट और जो जहां पे अपार धन है, तो वो जो लगता है, तो ये भी वजह होगी इनको इस तरह जो है आंख बंद करके सपोर्ट करने की। और आज की डेट में जब इनको खाली जो जिस तरीके की बात इन्होंने बोली थी, अब ठीक है आप अपना प्रमोट करिए, आप बहुत बड़े कहाँ के आयुर्वेदाचार्य हैं मुझे नहीं पता, वो खुद कब से आयुर्वेदाचार्य हो गए नहीं पता। और उसके लिए जिस तरह ऐसे बोलते हैं जैसे उनको आयुर्वेद की बहुत जबरदस्त नॉलेज है और कहीं से वो कौन कोई हासिल करके आए हैं डिग्री कोई बहुत बड़ी, तो योग का मिसयूज करके उन्होंने थ्रू आउट अपने आप को बढ़ावा दिया है। और आज की डेट में भी वही करे, उसी जरिए से सरकार को इन्फ्लुएंस किया है। और साथ साथ वो आज अपने आप को एस्टैब्लिश, आप अपना आयुर्वेद करिए प्रमोट, लेकिन आपको किसने अधिकार दे दिया कि आप एलोपैथी को कंडेम कर देंगे? सिर्फ क्यों? इसलिए क्योंकि आपको अपनी कोरोनिल बेचनी है। और कायदे से कोई और कंट्री होती तो कोरोनिल जिस तरीके से ये कर रहे हैं बैन हो गई होती। सरकार को कुछ ऐसा मेजर स्टेप लेना चाहिए कि ये लोग इस बहकावे में ना आए और पता लगा लोग कोरोनिल से कुछ नहीं हो रहा है और बेचारे लोग बिना इलाज के मर जाएं। जी तनेजा साहब, यही खतरा है। इसी के लिए मैं बार बार इस सवाल पर लौट रहा हूं कि सरकार ये काम नहीं कर रही है कि इस कोरोनिल को बैन करने के बारे में, या इसका जिस तरह से प्रचार रामदेव कर रहे हैं कि ये कोरोना का इलाज है, और अब हरियाणा की जो खट्टर सरकार है वो भी इसमें जुट गई है, बहुत सारी राज्य सरकारें इस खेल में जुटी हुई हैं। तो ये सरकार की जिम्मेदारी, खासतौर पर ऐसे समय में जब पूरे देश में कोरोना महामारी का जबरदस्त प्रकोप चल रहा है, हम इस तरह की झोला छाप दवाओं को बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं। हम इस प्रवृत्ति को ही बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं। हमें एक वैज्ञानिक समाधान चाहिए। हो सकता है कि जो इलाज हो रहा है उसमें कमी है, दवाइयों में कमी हो, वैक्सीन में कमी हो, लेकिन हमारे पास दूसरे ज्यादा विश्वसनीय विकल्प नहीं है। इसलिए उनको कंडेम करके, उनकी विश्वसनीयता खारिज करके, एक ऐसी दवा जो किसी भी तरह से साबित नहीं हुई है उसको महत्व देना सरकार की तरफ से, ये क्यों हो रहा है? देखिए, मैं तो बाबा रामदेव या वो तो भारतीय जनता पार्टी के सदस्य नहीं है ना, सरकार में कुछ है, तो मैं तो उनका प्रवक्ता नहीं हूँ। तो मैं तो आपको सामने अपने विचार रखूंगा अगर आप इजाजत दें तो। मेरा मानना है कि तमाम जितनी भी प्राचीन सभ्यताएं हैं, जिसमें भारत है, यूनान शामिल है, चीन है, इजिप्ट है, यहाँ पे अपनी अपनी पुरानी जो है परंपराएं हैं, जहां तक कि मेडिकल साइंसेज है। कहीं पे उसका कुछ नाम है, कहीं पे कुछ है। भारत में आयुर्वेद कहा गया। भारत में यूनानी दवाखाना भी बड़ा मशहूर रहा, जो अलेक्जेंडर सिकंदर जब यहाँ आया तो उसके साथ वो यहाँ आया था। पर्शिया से भी हमारे यहाँ आया। कुल मिलाकर के हमारे यहाँ अगर आप छोटे कस्बों में यूपी में जाइए, या मेरे कस्बे में आकर के देखिए, आपको अभी भी यूनानी दवाखाना भी दिखता है, आपको आयुर्वेद भी दिखता है, आपको जो है हमारे कुछ होम्योपैथी भी दिखेगी, हकीम होते हैं, वो लोग भी होते हैं, होम्योपैथी भी होती है, एलोपैथिक भी होती है। और मैंने कभी देखा नहीं कि आपस में किसी भी तरीका का उनका टकराव होता हो। ऐसा कोई टकराव हमारे सभ्यता में तो नहीं है, लोगों के अंदर नहीं है। लोग सब जगह जाते हैं। अब अक्सर मैं टेलीविजन पे देखता हूँ, डॉक्टर नरेश त्रिहन बैठे होते हैं और वो बता रहे होते हैं कोविड का इलाज, साथ में ये भी कहते हैं प्राणायाम करिए। और उनका जो हॉस्पिटल है, जो आज उत्तर भारत में तो सबसे मशहूर हो चुका है प्राइवेट सेक्टर में, उसका नाम ही मेदांता है। मेदांता का मतलब मेडिकल साइंसेज एंड वेदांता, उन दोनों को उन्होंने मिक्स किया। लखनऊ में भी सुना है उनका काफी बड़ा अस्पताल है, मेदांता, उन्होंने दोनों को मिक्स किया है।
तो मुझे नहीं लगता है कि कोई इसमें कोई बहुत ज्यादा कॉन्फ्लिक्ट आम आदमी के स्तर पे ऐसा नजर आता होगा। आयुर्वेद एक विज्ञान है, हो सकता है कि पिछले कुछ दिनों उनकी इतनी प्रगति ना हुई हो जितनी एलोपैथिक की हुई हो, या शायद होम्योपैथिक की हुई हो, या चाइनीज जो ट्रेडिशनल मेडिसिन है शायद उसकी हुई हो। एक समय में उसको भी चाइना में बहिष्कार किया गया था, अब उसको भी प्रमोट किया जा रहा है चीन में। तो ये भी एक विज्ञान है। तो मेरे ख्याल से मुकेश जी, आपने 3 दफा शब्द का प्रयोग किया, झोला छाप। हर आयुर्वेद झोला छाप है, मुझे लगता है ये मुझे थोड़ा ऐतराज होगा इस बात को लेकर। नहीं, ये तो मैंने हर आयुर्वेद को नहीं कहा है, मैंने हर आयुर्वेद को नहीं किया, लेकिन कोरोनिल के साथ ये जुड़ेगा, क्योंकि कोरोनिल प्रूव्ड मेडिसिन नहीं है, उसको जबरदस्ती थोपा जा रहा है देश पर। आपने सबको सुना, बिल्कुल, भी सुन लीजिए तो थोड़ा ठीक रहेगा, है ना। तो मेरा ये कहना है कि हाँ, नहीं मैंने प्रश्न नहीं किया था, मैंने टिप्पणी करी थी। तो मेरा उसमें ये कहना है कि आयुर्वेद भी एक विज्ञान है। हो सकता है कि हमारे व्यक्तिगत राय अलग हो, हम एलोपैथी को ज्यादा पसंद, उसमें कतई कोई बुराई नहीं। और मैं इस बात से भी सहमत नहीं हूं कि अगर आप आयुर्वेद की प्रैक्टिस करते हैं या आयुर्वेद का व्यवसाय करते हैं तो आप एलोपैथी के बारे में ऐसे शब्दों का प्रयोग करें जो आपको नहीं करना चाहिए। बिल्कुल, डॉक्टर हर्षवर्धन ने लंबा पत्र लिखा है, पत्र की भाषा देखिए, कठोर भाषा का प्रयोग करा गया है, और बिल्कुल सही कहा उन्होंने डॉक्टर हर्षवर्धन ने। वो भारत गणराज्य के हेल्थ मिनिस्टर हैं और साथ में पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं, तो जो ये पार्टी का क्या विचार है वो उन्होंने स्पष्ट करा इसको। लेकिन साथ में दूसरी तरफ मैं ये भी कहूंगा कि हमको एक चीज का ये भी ध्यान रखना चाहिए कि कोई भी जो मेडिकल साइंस है, मैं कोई एक्सपर्ट नहीं हूं इसका, मैं ये कोई दावा नहीं कर रहा, लेकिन जितनी भी मेडिकल साइंसेस हैं उन सबका जो टिकी है, जो सैकड़ों साल हजारों साल तक टिकी है, तो कोई तो वजह होगी, बिना वजह के तो टिक नहीं सकती, वो सस्टेन नहीं कर सकता। सिंपल लॉजिक है। अभी सिंह साहब ने कहा वो फिलॉसफी पढ़े हुए, फिलॉसफी में सिंपल लॉजिक है, सस्टेनेबल नहीं होगी कोई चीज अगर ऐसी होगी तो। और दूसरा मेरा ये मानना है कि सिर्फ इसलिए कि आयुर्वेदिक का जो डॉक्टर होता है उस एक खास उसकी अपीयरेंस होती है, या एक जो ट्रेडिशनल मुस्लिम मेडिसिन को हकीम लोग करते हैं उनकी भी एक खास ड्रेस होती है, तो ये सोचना कि ये काबिल नहीं है या ये ठीक नहीं होगा, मुझे लगता है वो जल्दबाजी हो जाएगी, एक तरह का वो पूर्वाग्रह हो जाएगा। तो हमको ये देखना चाहिए कि भारत जैसे तनेजा जी, हमने आयुर्वेद पर या योग पर कोई प्रश्न चिन्ह नहीं लगाया है। हम ये कह रहे हैं कि जो कोरोनिल दवा को लेकर साल भर से रामदेव लगे हुए हैं, उसको सरकार इतना बढ़ावा क्यों दे रही है? सरकार उसे रोकती क्यों नहीं है? सरकार रामदेव को क्यों नहीं रोकती है? ये प्रश्न है सरकार का रवैया। और मैंने अभी हरियाणा सरकार का भी आपको उदाहरण दिया कि वो 1 लाख यूनिट टिकट बांटने जा रही है। जी देखिए, उसमें भी मुकेश जी क्या होता है, हर एक के विचार हैं। अब आप ये कह रहे हैं, तमाम लोग हमको फोन करके बोलते हैं भाई आप लोग कोवैक्सीन को क्यों प्रमोट कर रहे हैं, वो तो एलोपैथी की दवाई है, आप लोग क्या चारों तरफ कोवैक्सीन बोलते रहते हैं, उसको प्रमोट कर रहे हैं आप लोग, ये क्या कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं? आप कोविशील्ड को क्यों नहीं करते, आप फाइजर को क्यों नहीं लेके आए, आप मॉडर्ना को क्यों? तो हर एक के, देखिए जब आप सरकार चलाते हैं, ऐसे लोकतंत्र है उसमें वो आपके ऊपर आरोप लगाए जा सकते हैं, लेकिन ये कहना कि हमारी सरकार जो है वो किसी एक को पकड़ के और उसको प्रमोट करना, यही सरकार का काम रह गया है, सारा डीएवीपी उस पर लगा दिया गया, पार्टी वही काम कर रही है। मैं तो पार्टी के अंदर हूं और मैं आपसे जिम्मेदारी से कर रहा हूँ, ठीक ठाक जगह हूँ, बड़े बड़े तमाम फैसलों के अंदर शामिल होता हूं। मुझे तो आज तक नहीं कहा गया कि आप ऐसा करिए, मुझे तो ये भी नहीं कहा गया आप आयुर्वेदिक को लेके चलिए, या ऐसा कुछ भी नहीं है। और दूसरी, जैसे मैंने कहा कि जो चीजें जिसके अंदर अच्छा है, हम अपने परिवारों में देखते हैं, हम होम्योपैथी का भी प्रयोग करते हैं, मैं तो हम लोग सब करते हैं, और तमाम ऐसे डॉक्टर हैं मेरे साथ के बचपन में जो स्कूल गए, 9 लोग डॉक्टर हैं, 9 में से 7 दिल्ली में, और मैं देखता हूँ होम्योपैथी उसमें तमाम लोग उसका भी प्रयोग करते हैं, और कोई भी आयुर्वेद के बारे में कठोर शब्दों का प्रयोग भी नहीं करता, क्योंकि वो चूरन भी खा लेते हैं, वो कभी कभी उनकी दवाइयां भी खा लेते हैं, कभी कभी कुछ मेडिसिन बाजार में मिलती हैं, वो कौन सी घुट्टी वगैरह वो भी वो ले लेते हैं। तो इसलिए मुझे नहीं लगता है कि हमको स्ट्रॉन्ग फीलिंग ऐसी होनी चाहिए। लेकिन जहां तक अगर आपका जो वो है, आपका ये है कि एक खास समूह या एक खास व्यक्ति उसको लेकर के है कि भाई एक खास व्यक्ति और एक खास समूह को जैसे अपने उसने पेश किया उसको लेके आपकी आपत्ति है, तो मैं कहूंगा वो आप डेमोक्रेटिक कंट्री है, आपको भी अपना राइट है, जो वो कर रहे हैं उनको भी अपना अधिकार है, अंततः जो लोग प्रयोग करते हैं उसका फैसला। नहीं तनेजा साहब, हम सिर्फ इस बात पर आ रहे हैं कि इस महामारी के समय कोई दवा अगर इलाज के लिए प्रयोग में लाई जा रही है तो उसको वैज्ञानिक ढंग से साबित होनी चाहिए, वो प्रूवन होना चाहिए, उसकी विश्वसनीयता होनी चाहिए, और ये नहीं हुआ है कोरोनिल के मामले में। इसलिए मैंने ये सवाल 10 सेकंड सुनिए। देखिए,
मैं अर्थशास्त्री हूं, लेकिन मेरी जो दृष्टिकोण है बहुत वैज्ञानिक है ना। और मैं आपको बता रहा हूं कि कोई भी वैक्सीन जो मैं और आप लगवा रहे हैं, जो आप परिभाषा दे रहे हैं कि वो पूरी तरीके से, कोई भी नहीं है, अभी तक कोई भी नहीं है। और दवाई तो इसकी ना एलोपैथिक में है ना आयुर्वेदिक में है कि उसका ट्रीटमेंट कर देगा। अभी तक सब लोग कहते हैं और कि भाई इसका तो कोई अभी ट्रीटमेंट हमारे पास अवेलेबल नहीं है। दावे बहुत लोग कर रहे होते हैं, लेकिन अभी कोई अवेलेबल। वैक्सीन जो आपको अभी दी जा रही है वो भी इमरजेंसी यूज दिया है। अमेरिका ने भी यही किया है, ब्रिटेन ने भी, और भारत के जो रेगुलेटर, ड्रग रेगुलेटर है, उन्होंने भी यही कहा है। ये कोई बिल्कुल आपका जो है कोई रामबाण आ गया है या कोई शर्तिया हो जाएगा, ऐसा कोई मेडिकल कोई भी रेगुलेटर वर्ल्ड में किसी रेगुलेटर ने नहीं कहा। तो लेकिन इसीलिए सिंह साहब, जी सिंह साहब, क्या हम ये वैक्सीन की तुलना कोरोनिल से कर सकते हैं? क्या हम जो भी इलाज मौजूद है? जी नहीं, आज पहली बार मैं देख रहा हूं कि तनेजा साहब हमारे बड़े अच्छे मित्र हैं और करीब 2 दशक से हैं। पहली बार लॉजिकली एक गलत मतलब कंपेरेबल्स को कंपेयर नहीं कर रहे हैं। जरा गौर कीजिए, इस समय वैक्सीन के 4 प्लेटफॉर्म हैं। mRNA वैक्सीन है जो कि मैसेंजर आरएनए को एक्टिवेट करती है। उसके अलावा जो आप वैक्सीन देश भर में सबसे ज्यादा लग रही है, कोविशील्ड, जिसको एस्ट्राजेनेका और ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी ने बनाया है, वो वेक्टर वायरस प्लेटफॉर्म पे बनी हुई है। और उसको पूरा तस्दीक करके साइंटिफिक प्रोसेस जो होता है उसमें वो एक 40,000 लोगों पे, जो कि डिफरेंट रेसेस के थे, डिफरेंट लोकेलिटी के थे, डिफरेंट सिचुएशंस के थे, उन पे उसको, क्योंकि ये इमरजेंसी थी, 1 साल में दुनिया में वैक्सीन नहीं बनती है, इसके बावजूद 40,000 लोगों पे, उसके बाद जो सेकेंड हुआ वो 1.5 लाख लोगों पे करके, जो कि तीनों महाद्वीपों के थे, उन पे करके, ताकि रेशियल वेरिएशंस भी ना आए। उसके बाद उसके रिजल्ट्स को पीयर रिव्यू के लिए भेजा गया। पीयर रिव्यू का मतलब होता है कि वर्ल्ड के सारे साइंटिस्ट जो वायरोलॉजिस्ट हैं वो उसको रिव्यू करते हैं। उसके बाद वो लैंसेट में छपती है। लैंसेट ऐसे नहीं छाप देता, पीयर रिव्यू के बाद छापता है। 3 स्टेज ट्रायल होते हैं, फर्स्ट ट्रायल, सेकेंड ट्रायल, क्लिनिकल ट्रायल, और तब जाके वो इस स्टेज पे आता है। लिहाजा जरा सा पूछा जाए कि भाई कोरोनिल का कौन कौन सा आपने ट्रायल किया है, यही तो आइए मैंने पूछा था ना कि भाई जरा बता दीजिए। 10 सेकंड दीजिए मुझे, मैंने ये कहा ही नहीं, खत्म कर दूं, आपने गलत उसको दिशा दे दी, दुर्भाग्यपूर्ण है। नहीं तो चुप हो जाऊंगा। नहीं एनके सिंह जी सुनिए, मुकेश जी आपने उसको गलत ट्विस्ट कर दिया, बड़ी और ये गलत था, ये बिल्कुल मैं इससे असहमत हूं और प्रोटेस्ट करता हूं। मैंने ये कभी नहीं कहा, मुझे कोरोनिल तो मुझे नाम ही नहीं याद है अभी तक, मुझे यही नाम है या नहीं है मुझे ये भी नहीं पता। मैंने ये कभी नहीं कहा कि उसको, जो मुझे पूरा प्रोसेस पता है, जहां ये ऑक्सफोर्ड का जिक्र कर रहे हैं साहब, मैं पढ़ भी चुका हूं, मैं पढ़ा भी चुका हूं, और वो इंस्टीट्यूट जहां हुआ वो मेरे रोजाना शाम से 1.5 साल उसके सामने से रोज निकलता था, तो मुझे पूरा ज्ञान है। पीयर ग्रुप, लैंसेट का इतिहास मैं बता दूं, उनका एनुअल टर्नओवर बता दूं, उसका ओनर कौन है, सब मुझे सब पता है। मैंने कोई कंपैरिजन, लेकिन अभी आपने कोरोनिल को सही ठहराया था। आप बिल्कुल गलत कह रहे हैं, आप जो कह रहे हैं आप गलत बोल रहे हैं। मैंने बिल्कुल नहीं कहा कि सही ठहराया, मैंने ये कहा कि वो अपना एक समूह है, वो अपनी बात लेकर के आए हैं, अपनी दवाई लेकर के आए हैं, जो भी लेकर के आए हैं वो जा रहे हैं। दूसरी तरफ हम ये देख रहे हैं कि आपने कहा था इलाज, मैंने कहा इलाज किसी के पास नहीं है। वैक्सीन जो है ये लेकर के आया गया है, बहुत कम समय के अंदर तमाम लोग मिले, तमाम बिलियंस करे गए डॉलर उसमें लगाए गए हैं, वैक्सीन लेके आई है। मैंने भी कोविशील्ड लगवा रखी है ना। प्रश्न तो मैंने दोनों का कंपैरिजन नहीं किया है। मेरा ये कहना है कि हर एक को हक है। आप क्या है कि आपने ये मान लिया है कि कोई व्यक्ति या कोई समूह, आपने उसको टारगेट करना है। अब मैं उसको डिफेंड नहीं कर रहा, मैं क्यों डिफेंड करूं, मैं उनका प्रवक्ता थोड़ी ना हूं। आप करिए टारगेट, आपकी मर्जी है, लेकिन मैं आपको मेरा ये कहना है कि भारत का जो आयुर्वेद है, भारत के जो हमारे इंडिजिनस स्कूल्स और मेडिसिन हैं, मेरा ये कह रहा है कि आप ना माने, आप टेलीविजन पे बैठ के ना माने, लेकिन भारत की आवाम जो है, भारत की आम जनता, अधिकांश लोग उसको मानते हैं, केरल से लेकर के और कश्मीर तक। आप ना माने, नहीं, ये तो प्रश्न ही नहीं उठा, ये तो इस डिबेट में प्रश्न ही, इस डिबेट में ये सवाल ही नहीं उठाया, ये डिबेट में ये सवाल ही नहीं था। हमने ना योग पर सवाल किया है, ना आयुर्वेद पर सवाल किया है, हम सवाल कर रहे हैं कोरोनिल पर और उसको सरकार द्वारा दिए गए संरक्षण और प्रोत्साहन पर दिया गया था। हम इस पर आपने मुझे नहीं बताया था।
कोरोनिल डिबेट का टॉपिक है, मैं उसमें कतई भाग नहीं लेना चाहता क्योंकि उसके बारे में मुझे कोई ज्ञान नहीं, और मैं तो नाम भी भूल जाऊंगा क्योंकि मैंने ज्यादा में ध्यान नहीं देता उधर। मुझे बहुत साइंटिफिक मेरी अप्रोच है। मैंने कोविशील्ड लगवा रखी है, मैंने आपको बताया, मेरे परिवार में भी लोग कोविशील्ड लगा रहे हैं, जैसे नंबर आ रहा है। अब ये कहना मेरा काफी है। कोरोन क्या आपने नाम बताया, मुझे नाम ही नहीं याद रहता, मुझे उस पर बहस क्यों करूं जिसके बारे में मुझे कुछ पता ही नहीं। आयुर्वेद के बारे में, ट्रेडिशनल स्कूल्स ऑफ मेडिसिन, मेरा मानना है मैं आयुर्वेद के बारे में बात कर रहा हूँ, ना मैं कोरोनिल के बारे में उस तरह से बात कर रहा हूँ। शरद जी, मेरा जो मुद्दा था, जो अभी एनके सिंह जी भी कह रहे थे, मुद्दा ये था कि एक ऐसी दवा जिसको कोरोना की दवा करके प्रस्तुत किया जा रहा है, जिसके टेस्ट नहीं हुए, जिसके रिजल्ट ठीक से पता, मैंने अभी खत्म नहीं किया था, मैं रुक गया जी था। सिंह साहब, आप तनेजा जी के सम्मान में रुक गया था, इसलिए हमने अपनी बात खत्म नहीं की थी। मुझे खत्म कर लेने दीजिए, ज्यादा बेहतर होगा। तो ये कोरोना वैक्सीन के 4 प्लेटफॉर्म हैं, बाकी 2 हैं वो इनएक्टिवेटेड और नॉन रेप्लिकेबल प्लेटफॉर्म्स हैं। इन तीनों का एक प्रोसेस होता है जिसका साइंटिफिक एवेल्युएशन होता है। कोरोनिल एक आयुर्वेदिक, पहले तो मुकेश जी मेरे ख्याल से आपके व्यूअर्स को समझना चाहिए, आयुर्वेदिक प्रिपरेशंस ड्रग कंट्रोलर डायरेक्टर जनरल ड्रग अथॉरिटी से नहीं आते हैं, ड्रग कंट्रोलर जनरल के परव्यू में नहीं होते हैं, लिहाजा शेड्यूल एच के ड्रग नहीं होते, वो शेड्यूल सी के भी नहीं होते, और यहां तक कि शेड्यूल एक्स के भी नहीं होते। ये शेड्यूल ड्रग्स नहीं होते हैं, लिहाजा उनपे कोई पाबंदी नहीं लग सकती। ये बड़ी मुश्किल है। लिहाजा वो कुछ भी कहे, वो कहे कि साहब ये तो आदमी को पहलवान बना देता है, वो कह सकते हैं। ये लेकिन मैजिकल ड्रग्स एक्ट में इन पर पाबंदी लग सकती है। लेकिन जब आप कोरोना कहते हैं, कोरोना एक महामारी है, और उसमें अगर आप साइंटिफिक टेम्पर न लेके आपने बगैर किसी वैलिड डॉक्यूमेंटेशन के, इंपीरिकल एविडेंस साइंस पे कहते हैं इसको, बगैर किसी इंपीरिकल एविडेंस के जो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को प्रेजेंट करना चाहिए, उसका पीयर रिव्यू होना चाहिए और उसको इस नए नजर से देखना चाहिए कि भाई वाकई कुछ करती वरती है कि नहीं। उसकी जगह आपका हेल्थ मिनिस्टर मोदी जी कहते हैं 28 तारीख को कि मैं वर्ल्ड को आयुर्वेद के थ्रू नई दिशा दे रहा हूं, बस इतना उनका कहना था। एक हफ्ते के बाद 6 अप्रैल को डॉक्टर हर्षवर्धन खड़े होते हैं इनके साथ और कहते हैं साहब कोरोनिल आ गया है, और उसको लॉन्च कर देते हैं। प्रॉब्लम यहां स्टेट है जो कि उसके साथ मिल गया है, कॉम्प्लिसिटी है दोनों की। रामदेव के साथ स्टेट मिल गया, और स्टेट के सपोर्ट पे अगर कोई कंट्री का हेल्थ मिनिस्टर कह देगा तो जाहिर है कि वो उसका लॉजिक वाजिक सब किनारे चला जाएगा। मुझे खतरा यह है कि जो आदमी बुरी तरह से जिसको ग्राउंड क्लास ओपेसिटी हो चुकी है, जिसके लंग्स पूरी तरह से डैमेज हो रहे हैं, अगर वो ये सब खाने लगा तो क्या दुर्गति होगी। दुर्गति तो वैसे ही मेडिकल साइंस से भी हो रही है, लेकिन ये लॉजिक नहीं है, क्योंकि मेडिकल साइंस से 1 साल में जितनी जानें बचाई है इसका कोई कैलकुलेशन नहीं है। लेकिन कोरोनिल खा के क्या वो गड़बड़ कर सकता है, क्योंकि इसका साइंटिफिक एवेल्युएशन प्रोसेस नहीं है। लिहाजा इसको इमीडिएटली रोकना चाहिए। मुझे लगता है कि सभी लोग इससे राजी होंगे कि कम से कम एक ऐसा जो कि अनवेरिफाइबल फैक्ट है, जिसके बारे में कुछ पता ही नहीं है, उसको हम ह्यूमन कंजम्पशन के लिए कोरोना ऐसी महामारी में दे दें। मेरे ख्याल से ये एक जड़ता होगी भारतीय सोच की, और मुझे लगता है फॉसिलाइज थिंकिंग बंद होनी चाहिए इमीडिएट। जी डॉक्टर त्रिपाठी, आप अपने को अनम्यूट कर लीजिए पहले। आप अनम्यूट, हाँ। मेरा सवाल डॉक्टर त्रिपाठी आपसे ये है कि जब इस तरह की दवा आती है और इस तरह के लोग उसको प्रचारित करते हैं, तो आयुर्वेद की विश्वसनीयता पर भी असर पड़ता है। क्योंकि जब आप एक आयुर्वेद के बड़े मार्केटिंग एजेंट बन गए हैं पूरे हिंदुस्तान में, कि आप पैरोकार हैं, आप आयुर्वेदिक दवाएं बना रहे हैं, उनका प्रचार करते हैं, और उसमें एक ऐसी दवा लेकर आते हैं जिसकी कोई विश्वसनीयता नहीं है, तो असर तो आयुर्वेद पर भी पड़ता होगा। देखिए, नमस्कार। मैं आयुर्वेद की विश्वसनीयता पर कोई प्रश्न चिन्ह नहीं होना चाहिए, क्योंकि आयुर्वेद एक बहुत ही षष्ठी के साथ इसकी उत्पत्ति हुई है। इसके जो द्रव्य है, जो जिनको द्वारा कोरोनिल का निर्माण हुआ है, उन द्रव्यों पर भारत सरकार ने, केंद्रीय आयुर्वेद अनुसंधान संस्थान ने उनकी गुणवत्ता पर, उनके रसगुण विभाग पर अपनी मोहर लगा दी है। जैसे आप
अभी विगत मासों पूर्व देखिए, अश्वगंधा है, मुलेठी है, शॉर्ट मिर्च पीपल है, तुलसी है, गिलोय है, इन द्रव्यों पर केंद्रीय आयुर्वेद अनुसंधान संस्थान ने, केंद्रीय औद्योगिक प्रौद्योगिकी संस्थान ने अपने रिसर्च द्वारा पाया कि ये द्रव्य जो हैं व्यक्ति के रोग प्रतिरोधक क्षमता की वृद्धि करते हैं। और व्यक्ति में यदि रोग प्रतिरोधक क्षमता की वृद्धि होती है तो ये वायरस जल्दी किसी व्यक्ति को संक्रमित नहीं करता। तो एक तो इस सिद्धांत को आपने मीडिया वालों ने और प्रिंट मीडिया ने और इलेक्ट्रॉनिक भी ने इसको खूब प्रचार किया और आपने भी देखा, और इनके साइंटिफिक जो है रिजल्ट भी आए। अभी सत्ता बिहार में विगत वर्षों पूर्व माननीय प्रधानमंत्री जी ने आयुर्वेद अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान की डॉक्टर त्रिपाठी एक सवाल है यहाँ पर। अभी आपने जो कहा कि आयुर्वेद मंत्रालय, आयुष मंत्रालय ने इस पर अपनी मुहर लगा दी, मुहर लगाई उन्होंने फूड सप्लीमेंट के रूप में कि प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाएगा, लेकिन कोई अगर उसे कोरोना की दवाई के रूप में बेच रहा है, उसका प्रचार कर रहा है, तब आप क्या कहेंगे? देखिए, ये तो मुकेश जी एक कानूनी पक्ष है। इस पर किस विषय पर, किस आधार पर उसे कानूनी मान्यता मिली, ड्रग इंस्पेक्टर ने क्या कहा, क्या नहीं कहा, ये एक प्रश्न दूसरा है। हमारा तो सिर्फ मूल प्रश्न यही है, मूल प्रश्न यही है। ये एक कानूनी प्रश्न है और ये प्रशासनिक पक्ष है। जब कोई मेडिसिन का परीक्षण होता है तो बड़े हॉस्पिटल्स में उसके डायरेक्टर द्वारा, उसके सचिव द्वारा या अधिकारी द्वारा उसके परीक्षण की अनुमति ली जाती है। अनुमति लेने के बाद उस औषधि का विभिन्न मरीजों पर परीक्षण होता है। वो अपने परिणाम बताते हैं कि 500 रोगियों पर हुआ, 1000 रोगियों पर हुआ और इसके क्या परिणाम आए। इसके बाद उस औषधि की गुणवत्ता के आधार पर उस संगठन या ड्रग संस्थान उसको परमिशन देता है। तो मुझे ये जानकारी नहीं है कि किस कानून का पालन किया कि नहीं पालन किया, क्योंकि ये पक्ष जो है एक कानूनी है। अब रही बात कि आज के इस एलोपैथिक के विरोध की, आलोचना की, तो देखिए शास्त्रों में लिखा है कि सत्यम ब्रूयात प्रियम ब्रूयात ना ब्रूयात सत्यम प्रियम। सत्य बोलिए, प्रिय बोलिए, पर ऐसा सत्य न बोलिए जो जिससे दूसरों को पीड़ा पहुंचे। आज जो समय है इस कोरोना महामारी का, ऐसे समय में रामदेव जी को एलोपैथी के विरुद्ध या हमारे इस चिकित्सा के विरुद्ध कोई भी वक्तव्य देना समीचीन नहीं था। आज उनके उत्साहवर्धन का समय है। वो हमारे जनता का, इन कोरोना से पीड़ित व्यक्तियों का दुख दूर करने के लिए योद्धा के समान अहरनिश खड़े हुए हैं। तो ये समय उनकी आलोचना का नहीं था, जहां तक मेरा कहना है। हर पैथी का अपना एक महत्व है, उसकी एक वैज्ञानिक आधारशिला है। किसी भी चिकित्सा पद्धति की आलोचना करके अपनी चिकित्सा को का मार्ग प्रशस्त करना मैं उचित नहीं समझता। और रामदेव जी के संदर्भ में क्या कहना, क्या नहीं कहना, ये सभी लोग कह चुके हैं, उन पर मैं नहीं कहना चाहता, क्योंकि वो योगाचार्य तो हैं, बहुत अच्छे योगाचार्य हैं और योग पर, और पतंजलि योग सूत्र आज का नहीं है, ये तो हमारी वर्षों पुरानी धरोहर है। और उन्हें प्रचार प्रसार मिला, प्लेटफॉर्म मिला और उनका प्रचार प्रसार किया, इसके लिए उनको बहुत बहुत साधुवाद। लेकिन रही बात कोरोना की, कोरोना पर हमारी प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, ये दोनों जिम्मेवार है। इन्होंने प्लेटफॉर्म पर उसको प्रचारित किया, जनता को इतना प्रचार किया उसके लिए, कोरोना के लिए। अब जनता को तो पता नहीं है, मीडिया को इतने सारे विज्ञापन देते हैं ना रामदेव, क्या करें वो भी। अरे रामदेव इतना विज्ञापन देते हैं कि पटे पड़े रहता है मीडिया, तो वो तो प्रचारित करेगा ही जी। तो अब जनता को तो क्या है, जनता को तो भी जान बचाना है। जब वो देखते हैं कि इस इंजेक्शन से भी जान नहीं बच रही और विभिन्न प्रकार के उपायों से भी उसकी जान नहीं बच रही, अस्पतालों में जाने से भी आपका मीडिया दिन भर उनकी लाशें दिखाता है, दिन भर उनके दाह संस्कार दिखाता है, तो उसके सामने कोई विकल्प नहीं बचता स्वास्थ्य लाभ के लिए। तो सोचता चलो भाई आयुर्वेद से ही अपना कोरोना ही हो सकता है कि हमारा जीवन बचा। नहीं हो, फिर तो गोबर लेपन भी कर रहा है, गौमूत्र पान भी कर रहा है, तमाम तरह के इस तरह के उपाय भी कर रहा है। पान करने वाली मेंबर पार्लियामेंट इस समय कोकिलाबेन हॉस्पिटल में भर्ती हैं। हाँ, देखिए डॉक्टर, हमारे जो डॉक्टर अग्रवाल है,
इनको इंजेक्शन भी लगे, बहुत विद्वान व्यक्ति है, इनकी जान नहीं बच पाई। तो रही बात की हानि लाभ जीवन में जस विधि हाथ, तो नहीं, मैं तो कुछ बस यही लोगों की कहूंगा। जान नहीं बची तो बहुत सारे लोगों की जानें बची भी हैं, हमें इस तरह भी देखना चाहिए। नहीं शरद जी अभी बात, मैं साधुवाद देता हूँ। रेट भारत में आज के दिन केस फैटेलिटी रेट 1.1% है, मतलब कि 98.9% लोग बच गए हैं। नहीं, एलोपैथिक चिकित्सकों को मैं बहुत बहुत बधाई देता हूँ, साधुवाद देता हूँ। इन्होंने अहरनिश जो है कोरोना के रोगियों की जो सेवा की है, उसके लिए समाज बहुत बहुत ऋणी है। और जी। बहुत ही एलोपैथिक चिकित्सा ऐसा नहीं है, वो अपनी जगह है, आयुर्वेद चिकित्सा अपनी जगह है। आयुर्वेद चिकित्सा प्रिवेंटिव है और एलोपैथिक चिकित्सा तत्काल लोगों को जीवन दान देती है। अब रही बात की किसकी जान जा रही किसकी नहीं जा रही, ये अलग प्रश्न है। जी तो शरद जी मैं इस चिंता मैं इंतजार कर रहा हूं। मेरी बड़ी चिंता ये है कि ये जो पूरा माहौल बन रहा है देश में, इस तरह की दवाओं और इस तरह के दवा निर्माताओं के समर्थन से, कि कहीं हम अवैज्ञानिक रास्ते पर तो नहीं जा रहे, हम अपने पूरे देश की जो मानसिकता है उसको अवैज्ञानिकता की तरफ तो नहीं ढकेल रहे। हम एक तरफ कहते हैं साइंटिफिक टेम्परामेंट बनना चाहिए, लेकिन यहाँ तो इस तरह के प्रयास सरकारी स्तर पर हो रहे हो, जहां पर हरियाणा सरकार कोरोनिल के किट बांटने पर आमादा हो, कल को यूपी में बटेगी, मध्य प्रदेश, जहां जहां बीजेपी की सरकार है सब बांटने लगेंगी, सब कोरोनिल खिलाने लगेंगे कोरोना के इलाज के रूप में। तो ये कितना बड़ा खतरा है। नहीं, बहुत बड़ा अच्छा आपने बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल आपने उठाया है, क्योंकि ये बड़ी सीरियस बात है। और इसको सोचना कि प्रॉब्लम क्या हो गई है कि एक आप सैंक्टिटी, जब आपको ऑफिशियल सैंक्टिटी कैसे मिलती है, या तो आपका वाकई में आपने कोई चीज डेवलप करी हो जिसका पूरे साइंटिफिक प्रोसेस के गुजर करके बनी है, तो सैंक्टिटी मिलती है। दूसरी होती है जो हमारे देश में बहुत ज्यादा होती है, चाहे कोई भी सरकार हो, कि उसकी पॉलिटिकल एक्सेस कितनी है उस कंपनी के मालिक की। दवाई कैसी भी हो या प्रोडक्ट कोई भी हो, उसको सैंक्टिटी मिल जाती है जब उस आदमी का एक्सेस होता है विद द हाईएस्ट पॉलिटिकल पावर, और उसको ऐसी सैंक्टिटी मिल जाती है कि उस पर कोई प्रश्न चिन्ह नहीं उठाता, चाहे वो कुछ भी कर डाले। कि अभी ये जो बात आई कि ठीक है योगाचार है, आयुर्वेदाचार कहां से बन गए वो? और आयुर्वेद नहीं, मेरे बोलने दीजिए, आयुर्वेद से उनका क्या लेना देना है? उन्होंने आयुर्वेद से कोई संबंध नहीं है, फायदा उन्होंने उन्होंने देखिए फायदा उठाया है अपने, और शुद्ध बिजनेसमैन है, अपना पैसा कमाने के लिए वो झूठ भी बोल रहे हैं, पैसा कमाने के लिए झूठे प्रॉमिसेस कर रहे हैं। और उनको दुर्भाग्य यह है कि ऑफिशियल सैंक्शन इसलिए मिल रही है क्योंकि उनकी डायरेक्ट एक्सेस है प्रधानमंत्री से, और किसी की हिम्मत नहीं है कि बीजेपी में कोई क्वेश्चन भी कर ले उनको उसके बाद। और ये जो है ये कि नाजायज फायदा उठा रहे हैं रामदेव, और उससे लोग मिसलीड हो रहे हैं, क्योंकि ये कह देना कि साहब इससे इलाज हो जाएगा और ये सब लोग ले लो, और कोई हरियाणा का चीफ मिनिस्टर उसको और फर्दर पुश करे, ये क्या है? ये अपने ब्राउनी पॉइंट्स बनाना चाहते हैं ये लोग कि प्रधानमंत्री खुश हो जाएंगे, ये सोच रहे हैं। प्रधानमंत्री खुश हो ना हो अलग बात है, लेकिन इसीलिए कोई कमेंट नहीं करेगा। आप देखिए बीजेपी के कोई भी लीडर इस पे कमेंट करने से कतराएगा, क्योंकि उनको लगता है कि अरे भाई उनकी तो वहां पहुंच है, इसीलिए घुमा फिरा के बात करते हैं, गोलमोल बात करते हैं। उसको ये तक लोग कोशिश करते हैं कि उसको कंपेयर कर दें वैक्सीन से, कि साहब वैक्सीन ने क्या उखाड़ लिया, अगर कोरोना ने नहीं किया तो उसने क्या, मतलब ये इससे ज्यादा मानसिकता खराब कैसे हो सकती है? तो ये आदमी आजकल मिसयूज कर रहा है। ये पंडित जी जरा बोलने दीजिए, आप बोल रहे थे, मैं आपके बीच में नहीं बोल रहा था। तो ये जो है ये इनको ये चीज सरकार को सोचनी पड़ेगी, और ये इस पे माहौल खाली नहीं बना है, इसको मिक्स करना। देखिए ये जो लोग ट्विस्ट करके इसको आयुर्वेद का नाम दे रहे हैं, कोरोनिल, और रामदेव को ऐसा बना रहे हैं, सही रामदेव का नाम ले दिया तो आयुर्वेद का को आप बुराई कर रहे हैं। ये वैसे ही हो गया कि जैसे आप बीजेपी का नाम ले दीजिए और आपने बीजेपी के क्रिटिसाइज किया तो आप देशद्रोही हो गए। प्रधान जी आप तो मेरे ही पीछे पड़ गए। ये चीज बड़ी नहीं, मैं तो बोल रहा हूँ कि देशद्रोही आपके लिए नहीं कह रहा हूँ, जनरली सब लोग यही कर रहे हैं। पर्सनल बहस करना ठीक नहीं होता। इंडिया को कंपेयर कर देना, जब आप द मोमेंट आप जवाब दीजिएगा ना, आलोचना करें। एक मिनट मैं आपको
मैं आपको डिस्टर्ब नहीं कर रहा था, आप क्यों कर रहे हैं मुझे? आप मेरे को टारगेट क्यों, मैंने आपको टारगेट किया क्या? नहीं, कोई टारगेट, ये कोई हिसाब किताब नहीं हो रहा है। हम एक जनरल बात कर रहे हैं कि अगर ये चीज है जो गलत है, हमें जो गलत लगता है वो गलत है, उसको गलत चीज को एक क्रेडिबिलिटी देना और इस तरह के कंपैरिजंस ड्रॉ करना। देखिए, आपने तनैया साहब कहा, हमने आपकी बात मान ली, लेकिन जिस तरह से आपने कहा था, कोई भी व्यक्ति, मैं आपको नहीं भी जानता होता, मैं दूर से सुन रहा होता, तो मैं यही समझता कि आप उसको वही सैंक्टिटी देना चाह रहे हैं जो वैक्सीन को है। वो एनके सिंह ने बताया किस प्रोसेस से बनी है वैक्सीन और कहां कोरोनिल, उनको बराबरी पे एक तराजू पे रखना, तो ये बड़ी डिस्गस्टिंग बात है और मिसलीडिंग बात है। तो ये लेकिन अगर खट्टर साहब उसको फ्री में बांटेंगे तो उन्हें सैंक्शन मिलेगी, पब्लिक की नजर में आएगा, कह रहे साहब वाकई में ये तो बहुत बढ़िया चीज होगी, ये तो रामबाण है। और उससे क्या होगा, सिर्फ उनके नोट भरेंगे ज्यादा, उनकी पतंजलि के का ग्राफ जो है फाइनेंशियल जो, और मुकेश बता ही चुके हैं किस तरीके से विज्ञापन दे दे करके लोगों के मीडिया का मुंह बंद रखते हो। और इस तरीके से कोई नेता, मैंने ये कह दिया, मैं तो खास कहता हूं, उसमें तमाम काला धन लोगों का लगा हुआ है, इसलिए भी पॉलिटिकल लीडर्स उन्हें सपोर्ट करते हैं। जी, एक छोटा सा कमेंट मैं त्रिपाठी जी से लूंगा और फिर अंतिम कमेंट के लिए सिंह साहब के पास आऊंगा। जी त्रिपाठी जी। जी आप बताएं सर। आप कुछ कह रहे थे, बीच में कुछ कहना चाहते हो तो बोले। हाँ, मैं ये कहना चाहता था सर कि जो अभी सर ने कहा हमारे इन्होंने, कि ये प्रत्येक व्यक्ति का कर्तव्य है। आजकल जन सूचना अधिकार अधिनियम भी है, आप ड्रग कंट्रोल एक्ट से उसकी मान्यता मंगा सकते हैं, उसके लाइसेंस का नंबर मंगा सकते हैं। IMA ने मंगा ली है, IMA ने मंगा ली है, उसके खिलाफ आप FIR दर्ज करावें। ये असंवैधानिक है, गैर कानूनी है, तो इन दायित्वों का तो पालन कोई कर नहीं रहा। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया स्वयं इसका जिम्मेवार है। बढ़ चढ़ के आप लोगों ने प्रचार प्रसार किया इलेक्ट्रॉनिक मीडिया ने, जनता इसके लिए पागल हो गई। अब जनता को क्या लेना है, उसे तो भी जान बचाना है। और इंडिया, चाहे वो आयुर्वेद से बचे उसकी जान अथवा एलोपैथी से बचे। अब एलोपैथी अस्पतालों की बढ़ती हुई फीस, बढ़ते हुए धन को देख करके हर व्यक्ति के 7 लाख 8 लाख रुपए से नीचे का बिल नहीं आ रहा। आप बताइए किस अस्पताल का बिल 4 लाख से 5 लाख से नीचे आ रहा है आज की तारीख में? तो उसके सामने तो अपनी जान बचाना ही एक लक्ष्य बचता है। चाहे कोरोना से जांच बचे उसकी, चाहे आयुर्वेद से बचे, चाहे होम्योपैथी से बचे, उसकी सामर्थ्य तो नहीं है तो 7 लाख 8 लाख दे सके। हम खुद भुक्तभोगी बैठे हुए हैं। आप बताइए कौन सा ऐसा हॉस्पिटल है जिससे 5 लाख 6 लाख की चिकित्सा कोरोना की हो रही है? इस दिशा में भी इलेक्ट्रॉनिक मीडिया ने आज तक क्यों नहीं प्रश्न उठाया कि भाई इनकी मापदंड बनाना चाहिए, इनके खिलाफ कार्रवाई करना चाहिए? आप बताइए कौन सा अस्पताल है जिसमें 5 लाख से नीचे 3 लाख से नीचे किसी की बिलिंग नहीं हो रही है आज की तारीख में? तो अब वो तो अपनी जान बचाना चाहता है। ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट आयुर्वेद का सट्टा बिहार में 200 मरीज भर्ती हुए थे, लेकिन आप वहां उनसे पूछिए मैडम नेसी से कि एक भी व्यक्ति कोरोना से वहां पर मृत्यु को प्राप्त नहीं हुआ। क्यों नहीं प्राप्त हुआ भाई? वहां पर जो भर्ती हुए थे पेशेंट 15-15 दिन भर्ती रहे, लेकिन एक भी व्यक्ति वहां मरा नहीं। आखिर कौन सा ऐसा कारण है कि अच्छी बात है, आयुर्वेद का डिस्कशन नहीं हो रहा है, ये अच्छी बात हो रहा है। ये मुद्दा हम फिर कभी डिस्कस करेंगे। सिंह साहब, मैं आपके पास आ रहा हूँ। कल अशोक वानखेड़े ने एक कमेंट किया था कि रामदेव जो है वो बीजेपी के लिए एक ATM की तरह है। वो उनके पास एक अपना वोट बैंक है और वो बीजेपी उनको अपने साथ रख रही है, या वो बीजेपी के साथ इसलिए जुड़े रहते हैं कि बीजेपी से उन्हें इस तरह का संरक्षण मिलेगा और बदले में वो अपनी एक जो फॉलोइंग है उनकी बनी है पिछले 20 सालों में, उसका फायदा बीजेपी को देंगे और वो देते रहे हैं। इलेक्शन दर इलेक्शन हम देख रहे हैं कि उनकी पॉलिटिक्स भी उसी तरह है। तो ये बीजेपी और रामदेव का गठजोड़, गठबंधन इसी तरह का है और इसीलिए सब इस तरह से चला जा रहा है। नहीं, ये एक स्कूल ऑफ थॉट है जिसमें कि बहुत सारे कंपोनेंट्स हैं। उसमें से एक मिलेगा आपको जो साध्वी होके घूमेगा, वो मेंबर पार्लियामेंट भी हो जाएगा, वो गाय का मूत्र पी के ही ठीक कर लेगा, गाय का गोबर खा के ठीक कर लेगा, और जब फंस जाएगा तो वो बॉम्बे में जाके हॉस्पिटल में भर्ती होगा। ये एक स्कूल है जिसमें बहुत सारे जंतु और बहुत सारे अवयव, बहुत सारे कंपोनेंट्स होते हैं और सब इसमें पलते रहते हैं। ये बड़ा टिपिकल सा है। ये आइडियोलॉजिकली आपको जड़वत कर देंगे, आपकी साइंटिफिक थिंकिंग को खत्म, क्योंकि ये पहली शर्त होती है। इस तरह की आइडियोलॉजी जब तक डायनेमिक थिंकिंग को खत्म नहीं करेगी, ये पनपेगी नहीं। तो इसी में रामदेव कोई पैदा होता है।
टेलीविजन का जमाना था, कुछ करतब दिखा के स्टेज पे रह के दोनों हाथ से उल्टा चल के अगर कोई कर लेता है, पेट फुला लेता है, पिचका लेता है, वो योगा नहीं होता। बहुत बड़ी चीज है योगा। अरे किसी भी चैनल ने विरोध क्यों नहीं, हर चैनल में आ रहे हैं, किसी भी चैनल ने इसका विरोध नहीं किया कि कोरोना की मान्यता है कि नहीं है? भाई बताइए, आप किस चैनल ने विरोध किया? पंडित जी बाद में बता लीजिएगा। तो इसमें बड़ी सिंपल सी बात है कि ये सारे इसमें जुड़े हुए हैं, लिहाजा कॉम्प्लीमेंट्री हैं। रामदेव को स्टेट प्रोटेक्शन चाहिए, स्टेट पैट्रोनेज चाहिए, और स्टेट को एक रामदेव चाहिए जो गेरुआ पहन के उल्टे हाथ से टेलीविजन के सामने चल के स्क्रीन पे और वो बताए कि वो किस तरह से अपने बाल भी काले रख लेता है जबकि उसकी पता नहीं उम्र कितनी है। ये सब बता के अच्छा भारतीय जनमानस इससे मुतासिर हो जाता है, क्योंकि हमारी साइंटिफिक थिंकिंग कभी डेवलप नहीं हुई। लिहाजा हम अभी भी कहते हैं कि अरे साहब इस पे करना क्या है, रात को आप दो मुनक्के खा के दूध में, मुनक्का दूध में बिल्कुल अच्छी चीज है, इसका बिल्कुल है, वैद्य जी बताएंगे इसको, लेकिन कोरोना एक डिफरेंट डायमेंशन पे इसको डील करना है। हमारी साइंटिफिक थिंकिंग को आपने मार दिया है पूरे समाज के, क्योंकि अगर ये सोचेगा तो फिर मोदी को भगवान नहीं बनाएगा, रामदेव को ये योग वो नहीं मानेगा, एक नया रूप नहीं मानेगा आयुर्वेद में या योग में, क्योंकि योग बड़ी अलग चीज है। जब वो शब्द योग, जब योगी अपनी पराकाष्ठा पे पहुंचता है, अपने चरम पे पहुंचता है, उसके शब्द ऐसे नहीं निकलते हैं। और आपने सिर्फ साइंस के कुछ रोगों के अंग्रेजी के नाम जान लिए हैं, आप सीधे कहते हैं इसमें साहब इसमें कुछ नहीं करना है। अब इसमें देखिए जितने भी कार्डियक अरेस्ट होते हैं, कार्डियक अरेस्ट का एक जुमला आपने जान लिया, आपको कुछ नहीं मेडिकल साइंस मालूम है। मेरा दावा है कि एमबीबीएस का चौथे का भी जो 4th ईयर का स्टूडेंट होगा वो पानी पिला के इनको रख देगा, क्योंकि आपको मेडिकल साइंस का, आपको एनाटॉमी नहीं मालूम है। अगर हम आपसे पूछ दे एनाटॉमी के पूरा वो पूछ दे, आपको कुछ नहीं मालूम है, लेकिन आप पूरे चैलेंज कर देंगे एलोपैथिक को। ये सिर्फ इसलिए, ये बहकना इसलिए हो रहा है कि स्टेट पैट्रोनेज है, और स्टेट का ये तासीर है कि जितना समाज अनसाइंटिफिक थिंकिंग रखेगा, कंप्लीटली bereft ऑफ साइंटिफिक लॉजिक, ये उतना ही इनके लिए अच्छा होगा। लिहाजा ये पूरा, ये गलती रामदेव की नहीं है। रामदेव बहुत जगह घूम रहे हैं, तमाम वॉक ऑफ लाइफ में घूम रहे हैं, और इसको ये सत्ता इसीलिए प्रमोट करती है कि कहीं से साइंटिफिक थिंकिंग ना डेवलप होने पाए, लॉजिक पावर ना डेवलप होने पाए, वरना वो हमारे नेता को भगवान नहीं मानेगा, और वो उसको भगवान नहीं मानेगा तो पूछेगा कि भाई कोरोना का दोबारा जब आ रहा था, दोबारा जब लहर चली तो आप विश्व गुरु बने हुए थे, तो हो क्या गया ये हमारी प्रॉब्लम है। लिहाजा रामदेव सरवाइव इसमें करेंगे, और रामदेव को कोई हर्षवर्धन इसलिए सरवाइव करेगा कि वो मालूम है कि जो बड़ा आका बैठा है उसका भी प्रश्न है, और ये एक कंपोजिट होल है इस पूरे प्रोसेस का। लिहाजा वो भी रहेगा, ये भी रहेगा, सरवाइव करेंगे। हम लोग ऐसे ही चीखते चिल्लाते रहेंगे। साइंटिफिक थिंकिंग जब तक इस समाज की नहीं डेवलप होगी, ये स्थिति ऐसी ही रहेगी। और आज आप जानते हैं हमारे यहाँ वर्ल्ड में सबसे कम जीडीपी का खर्च होता है हेल्थ पे, 1.1%। आप ताजुब करेंगे, नतीजा क्या होता है कि प्राइमरी हेल्थ सेंटर में भैंस का तबेला लगा हुआ है, और 20 साल से लगा हुआ है, जबकि 6 गवर्नमेंटें, वहां की गांव वालों ने 6 गवर्नमेंट को वोट दिया है, लेकिन कभी भी नहीं पूछा कि ये तबेला यहाँ क्यों है और यहाँ डॉक्टर क्यों नहीं आता है। तो जब कलेक्टिव कॉन्शियसनेस की क्वालिटी हमारी इतनी पुअर होगी कि समाज ये डिमांड नहीं करेगा एमएलए से, एमपी से, कि नहीं तुम वो जब तक प्राइमरी हेल्थ सेंटर नहीं चलाओगे हम तुम्हें वोट नहीं देंगे, तब तक ये बजट का 1.1% ही जीडीपी का रहेगा, और इसी में ये सत्ता में रहेंगे और हम कुछ नहीं कर पाएंगे। लिहाजा हमें उनकी कलेक्टिव थिंकिंग, लॉजिक पावर समाज का बढ़ाना होगा, जिसको कि कोई रामदेव ब्लॉक करता है, कोई सत्ता में बैठा व्यक्ति ब्लॉक करता है। जी, एक छोटा सा सवाल मैं शरद जी से कर रहा हूँ। ये सरकार भी झोला टाइप डॉक्टर की तरह लग रही है। इसका जो चिंतन है, सोच है, योजनाएं हैं, उसने आयुर्वेद को भी वो बना दिया है। आयुर्वेद विज्ञान होगा, लेकिन उसको वो ट्रीट भी उसी तरह से कर रही है। विज्ञान है मुकेश जी, नहीं, आयुर्वेद का अपना अलग ज्ञान है।
आयुर्वेद का अरे अपना भाई एक मुकेश अलग जी, ऐसा स्थान कैसे है। आप कहते हैं? 5 लेकिन विश्वविद्यालय चल रहे हैं आयुर्वेद के। नहीं, मैं MD दूसरी बात कर रहा हूँ। अरे आप मैं गलत दूसरी समझ बात रहे हैं, वो ठीक कह रहे हैं। मैं और दूसरी MS बात है कह रहा वहां हूँ। पर, जिनके मैं संरक्षण दूसरी में बात कर डॉक्टर रहा हूँ। MD करता है, MS करता है। त्रिपाठी जी, आप कैसे झोला त्रिपाठी छाप जी, करते शब्द का अरे प्रयोग करते हैं? त्रिपाठी जी, मैं दूसरी चल बात रही कह है, रहा हूँ। जामनगर अरे दूसरी बात विश्वविद्यालय है, कह रहा हूँ। राष्ट्रीय आयुर्वेद संस्थान है, त्रिपाठी जी, जयपुर है ना। त्रिपाठी जी, दूसरा सवाल है मेरा। मैं हाँ, झोला छाप सरकार को कह रहा हूँ। नहीं सरकार सरकार भी झोला में छाप जो रही है। बैठे लोग, आपके लिए नहीं होगी, मुझे तो यही दिख रहा है। सरकार में जो लोग बैठे हुए, अगर हर्षवर्धन झोला टाइप नहीं होते तो वो इस कोरोनिल को लॉन्च करने के लिए क्यों खड़े होते? अगर सरकार झोला छाप नहीं होती तो कोरोनिल को इस तरह से बिकने और प्रचारित होने क्यों देती? 18 देखिए, बिल्कुल सही बात, बिल्कुल सही बात है। खड़े होके उन्होंने बीच 18 में फरवरी कोरोनिल को पर लॉन्च रोक किया लगाई है। गई थी, मुकेश देखिए जी, बीच सिंपल में सी बात कोरोनिल है। पर रोक अरे लगाई अरे गई पंडित थी जी जरा और किसी और बिक्री को भी पर बोल रोक लेने लगी थी इस दीजिए। पर। जी, त्रिपाठी शरद जी बोले, जरा शरद जी। और को भी बोल लेने दीजिए, आपकी इजाजत हो तो बोल लें त्रिपाठी जी हम भी। अरे हम ये तो बोले बोलिए शरद कहा जी। यार, हम कहा, आप ही अरे तो बोलते रहे, हम बात कहाँ सुन बोले लीजिए। हैं? मेरा हम तो मेरा कहा, आप ही मानना बोले यह पूरा है। टाइम। मैं तो 2 मिनट अरे भी नहीं नहीं भैया, बोला आप यार, ही बोल 28 रहे, में पिछले तो आप आधे ही घंटे बोले से हैं। आप ही बोल रहे हैं, किसी को बोलने नहीं दे मैं रहे। कहाँ बोल रहा हूँ? 28 में देख रहा हूँ, इसमें सारा तो आप ही बोल रहे हैं। तो आदमी, भैया, आपको मैं तो बोलने बोला भी नहीं दीजिए। भैया, बिल्कुल। त्रिपाठी जी, थोड़ी देर चुप रहिए। जी बोलिए हाँ, मैं शरद जी। चुपी हूँ भाई। आपने ये झोला छाप देख, का तब मुझे कहा ना, उसमें तब मुझे थोड़ा अरे लगा। झोला छाप आयुर्वेद डॉक्टर को नहीं कह रहे हैं। झोला छाप जो हाँ, झोला छाप है उनको कह रहे हैं। झोला छाप हाँ, हम आयुर्वेद को हम का सम्मान करते हैं। और झोला नहीं नहीं, छाप आपने कहा ना डॉक्टर कि वो गवर्नमेंट भी होते हैं, झोला सुन छाप है, लीजिए। गवर्नमेंट। झोला छाप सरकार है। वो कह रहे हैं झोला छाप सरकार है। और दूसरा, वैसे भी गांव में जो है आयुर्वेद डॉक्टर को झोला छाप नहीं कहते हैं। वहां पे झोला छाप डॉक्टर अलग होता है। और अगर आपने यूपी के गांव देखे होंगे, एक होता है डॉक्टर बंगाली, वो बंगाली नहीं होता है, उसको बंगाल से कोई लेना देना नहीं है, लेकिन उसको डॉक्टर बंगाली कहा जाता है क्योंकि वो जादू से इलाज करता है और उसके पास सबसे ज्यादा भीड़ लगती है। आप जो है ये उन डॉक्टर वो से झोला छाप कहा जाता है। जब वो चालू होकर के, यही रामदेव ने सोचा होगा, जिस देश में, जिस प्रदेश में झोला छाप को लोग पूजा करते हैं, उसका इलाज करवाते हैं, तो वहां हमारा जादू तो यूं चल जाएगा। योग से लोगों को इंप्रेस करो, योग से अपनी एक्सेस बनाओ, दूर दूर तक पहुंचो, भाषण दो बढ़िया बढ़िया, लोग बहकावे में आ जाएंगे, उसके बाद अपनी दुकान चलाओ। तो वही उन्होंने किया है। और ये सबसे ज्यादा ये डेंजरस बात है। अगर आज की डेट में किसी और ने इस तरीके का रिमार्क कहा होता, आप अगर जो जो कनेक्टेड नहीं होता बीजेपी की लीडरशिप से, टॉप लीडरशिप से, इंक्लूडिंग प्राइम मिनिस्टर से, तो वो अभी तक जेल में होता। जिस तरीके का कि इसने रामदेव ने किया है, और केवल इसी वजह से, और इसी वजह से देखिए इनको भी, इनका तनेजा जी को भी बुरा इसी बात से लगा क्योंकि सच बात बोल दी। एनके सिंह ने यही बात कही थी कि भाई आप कंपेयर कर रहे हैं, उनको बुरा लगा। हमने भी वही बात कही तो उठ के चले गए, क्योंकि इनसे, इनकी हिम्मत ये नहीं है बोलने की। और यही वजह है पार्टी के पूरी एंटायर लीडरशिप, क्योंकि उनको मालूम है कि इस आदमी का पॉलिटिकल पोटेंशियल है हमारे प्रधानमंत्री के लिए, और प्रधानमंत्री से इसकी डायरेक्ट एक्सेस है। उसको इसलिए कलर ये दे दिया गया है कि जो भी, अगर आपने रामदेव के खिलाफ बोला तो आपने आयुर्वेद के खिलाफ बोला। ये ट्विस्ट है। जिस तरह प्रधानमंत्री को अगर आप आलोचना करते हैं तो उसको आलोचना मानी जाती है देश की, कि आपने देश की आलोचना कर दी, आप देशद्रोही हो गए। वो कलर दिया जा रहा है। रामदेव का पूरा जो है स्टेचर ऐसा बढ़ा दिया गया है घुमा फिरा करके, कि आप अगर बोले एक कोई शब्द तो बोले अरे साहब ये तो आयुर्वेद का वो कर रहे हैं, और आयुर्वेद से क्या लेना देना है रामदेव। जी जी, बहुत बहुत शुक्रिया। कुल मिलाकर हम ये कह सकते हैं कि रामदेव जो कर रहे हैं, जी त्रिपाठी जी, कार्यक्रम खत्म हो रहा है। मंच साझा नहीं किया, कभी मोदी ने इनके साथ मंच साझा नहीं किया। त्रिपाठी जी, हम सब जानते हैं, हम लोग सब राजनीति को 35 साल से देख रहे हैं, और हम देख रहे हैं कि किस तरह से साझेदारी होती है। मंच पर नहीं होते तो मंच के पीछे से हो जाती है, इसलिए ये बातें रहने दे। लेकिन ये स्पष्ट दिख रहा है कि ये सरकार अगर रामदेव जैसों को संरक्षण न दे तो वो इस तरह से बेलगाम होकर अवैज्ञानिक बातें नहीं फैलाएंगे, और इस तरह की न दवाएं बेच पाएंगे जो कि नहीं बिकनी चाहिए वो बिना पूरे परीक्षण के। तो ये एक चिंता का विषय है, क्योंकि सिंह साहब ने जैसा कहा कि जो साइंटिफिक टेम्परामेंट है और जो लॉजिकल थिंकिंग है वो इस तरह की चीजें और भी कम कर देती है।
और भी समाज को जड़ बना देती हैं, और ये सबसे बड़ा खतरा है। कोरोना तो खतरा है ही, लेकिन सोचने के तंत्र को ही जाम कर देना वो और भी बड़ा खतरा है। बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका इस बहस में हिस्सा लेने के लिए। धन्यवाद। मीडिया ने, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया ने इसका विरोध क्यों नहीं किया? इसके जानते हुए भी इनको बोल तो चुके हैं भैया, हमारे सिंह साहब तो बराबर मीडिया में विज्ञापन मिल रहा है, बोल तो चुके हैं कितनी बार मुकेश तो जी। सिंह साहब तो हमारे बहुत बहुत बराबर आते शुक्रिया। हैं, हर चैनल पर आते थैंक हैं, यू, इन्होंने थैंक आज यू। तक बात क्यों नहीं की?